आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की उस स्वर सामग्री की जिसे लोग चाहकर भी नहीं भुला सकते। वो ऐसी गायिका रही जिसने 60 के दशक में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। लग जा गले के फिर हंसी रात 80 के दशक में भी लोगों का दिल जीता। प्यार का नगमा है मौजों की रवा कांटा लगा हाय लगा और 90s में भी ऐसे गाने गाए कि लोग आज भी उन्हें सुनकर ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं। आवाज दो हमको हम खो गए। तो हम बात कर रहे हैं भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर की। अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ लता मंगेशकर का असली नाम क्या था? लता मंगेशकर को एक्टिंग से नफरत क्यों हो गई थी? लता मंगेशकर की जिंदगी में एक दो नहीं बल्कि 4 लोग आए, लेकिन फिर भी वो जिंदगी भर कुंवारी क्यों रहीं? चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। जिन भाई बहनों के लिए लता ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिर अपने ही बहन आशा भोसले से लता मंगेशकर ने लगभग 12 साल बात नहीं की। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है उम्र भर। वो कौन था जो रोज लता मंगेशकर को खाने में थोड़ा थोड़ा जहर दे रहा था? क्यों जिस लता मंगेशकर को लीजेंड कहा जाता है, उन पर कई सिंगर्स ने आरोप लगाए थे कि लता किसी दूसरी गायिका को आगे बढ़ने ही नहीं देती और उनका करियर बर्बाद कर देती है। लता मंगेशकर की मौत का सच क्या था? जानेंगे लता जी के बारे में और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। Welcome to Filmy Vichar. लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो एक शास्त्रीय संगीतकार और एक नाटककार थे, और मां का नाम था सेवंती बेन मंगेशकर। पंडित दीनानाथ मंगेशकर ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी का नाम था नर्मदा, जिससे दीनानाथ मंगेशकर को एक बेटी लतिका पैदा हुई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद दीनानाथ की पहली पत्नी की मौत हो गई और फिर उन्होंने नर्मदा की छोटी बहन से दूसरी शादी कर ली, जिसका नाम था सेवंती बेन, और इन्हीं सेवंती बेन से लता मंगेशकर का जन्म हुआ। जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना। मंगेशकर सरनेम से जुड़ा किस्सा भी बड़ा रोचक रहा। दीनानाथ जी का असली सरनेम मंगेशकर नहीं बल्कि हार्डीकर था। दीनानाथ के पिता का नाम था गणेश भट्ट नवा थे, जो गोवा के मवेशी मंदिर में पुजारी थे। जब बाद में दीनानाथ बड़े हुए और गोवा छोड़कर इंदौर में आकर बस गए तो वो अपने जन्म स्थान को कभी भुला नहीं पाए। इसलिए उन्होंने अपने जन्म स्थान को याद रखने के लिए अपने नाम के पीछे मंगेशकर लगा लिया, मतलब मवेशी का रहने वाला, और इस तरह हार्डीकर परिवार मंगेशकर फैमिली बन गया। लता मंगेशकर का असली नाम लता नहीं था बल्कि उनके बचपन का नाम हेमा था। लता के पिता एक नाटक बना रहे थे जिसमें उन्हें एक किरदार जिसका नाम लतिका था वो बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए उन्होंने हेमा का नाम बदलकर लता कर दिया और इस तरह से हेमा मंगेशकर लता मंगेशकर बनी। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल था गया परा। लता मंगेशकर के पिता घर पर बच्चों को शास्त्रीय संगीत सिखाते थे। एक दिन वो किसी काम से बाहर गए थे, तभी उनका एक शिष्य कुछ धुन का रियाज कर रहा था। जब लता ने उसे देखा तो उससे कहा कि तुम गलत गा रहे हो, इस धुन को ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है, और खुद उस बच्चे की गलतियां बताने लगीं। लता को ये पता नहीं था कि उनके पिता पीछे खड़े होकर उन्हें नोटिस कर रहे थे, और इससे पहले कभी भी लता के पिता ने लता को संगीत की शिक्षा देने पर विचार नहीं किया था। लेकिन आज पहली बार लता को उस बच्चे को सिखाते हुए देखकर उनके पिता को लगा कि उनके घर में भी एक संगीतकार बैठा हुआ है, और इसी घटना के बाद दीनानाथ ने अपनी बेटी को संगीत की शिक्षा देना शुरू किया था। टूट के मैं चूर हो गई तेरी जिद से मजबूर।
लता के पिता नाटक लिखते थे और उनका प्रदर्शन भी करते थे और उन्होंने ही लता मंगेशकर को भी अपने साथ अभिनय करना सिखाया था। मतलब छोटी सी उम्र से ही लता मंगेशकर अपने पिता के साथ नाटकों में एक्टिंग करने लगी थीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार खुशहाल था, लेकिन फिर अचानक से इन खुशियों को किसी की नजर लग गई और दीनानाथ मंगेशकर जी का अचानक से निधन हो गया। लता केवल 13 साल की थीं जब उनके पिता की मौत हो गई और वो घर की बड़ी बेटी थीं। लता के 4 भाई बहन थे। उनकी 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर थीं और एक भाई था जिसका नाम था हृदयनाथ मंगेशकर। अब इन सभी की जिम्मेदारी लता के कंधों पर आ गई थी और लता अचानक से बड़ी बहन कम और पिता ज्यादा बन गई। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा जीवन। और यही कारण रहा कि लता मंगेशकर कभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। वो कभी स्कूल ही नहीं जा पाई क्योंकि अब लता मंगेशकर को हर हाल में कुछ भी छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाना था और इसीलिए उन्होंने फिल्मों में काम करना भी शुरू किया। अपने शुरुआती दौर में लता मंगेशकर ने कई फिल्मों में एक्टिंग भी की जिनमें मंगल गौर, मांझेदार, गज भाऊ जैसी कुछ मराठी फिल्में रहीं। इसके अलावा बड़ी माँ और जीवन यात्रा जैसी कुछ हिंदी मूवीज भी रहीं जिनमें लता मंगेशकर ने एक्टिंग की। हालांकि लता मंगेशकर को एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि एक्टिंग बहुत ही बनावटी जीवन है और इसे जीना अपने आप में एक बड़ी बुरी बात है, लेकिन पैसों के लिए फिर भी उन्हें ये सब करना पड़ रहा था। इसलिए वो मन ही मन दुखी होती थीं और हमेशा सिंगिंग के लिए मौके ढूंढती रहती थीं। लता मंगेशकर को पहली बार 1942 की मराठी मूवी मंगल गौर में गाना गाने का मौका मिला था और उन्होंने एक मराठी गीत गाया था। हालांकि इस गाने पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 1943 में इसी मूवी को हिंदी में बनाया गया और लता ने इसी गाने को हिंदी में गाया और यही उनका पहला हिंदी गाना बना। 1945 में लता मंगेशकर इंदौर छोड़कर बंबई आकर बस गईं और यहाँ काम ढूंढने के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी लेने लगीं। लता मंगेशकर ने बड़ी माँ मूवी के लिए पहली बार भजन गाए थे जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया और धीरे धीरे लोग उन पर ध्यान देने लगे। इसी समय पर एक संगीतकार थे गुलाम हैदर जो फिल्म इंडस्ट्री से बड़े बड़े लोगों को जानते थे और उन्होंने ही लता की खूब मदद की और लता को कई बड़े फिल्म मेकर्स से भी मिलवाया। गुलाम हैदर ने लता की मुलाकात शशिधर मुखर्जी से करवाई और उनसे उनकी फिल्म शहीद में लता से गाना गवाने की सिफारिश की, लेकिन शशिधर को लता की आवाज पसंद नहीं आई और उन्होंने लता की आवाज को पतला बताकर रिजेक्ट कर दिया। ये बात लता मंगेशकर को बहुत बुरी लगी और गुलाम हैदर भी इस पर भड़क गए और उन्होंने कह दिया कि आज जिस लता को तुम रिजेक्ट कर रहे हो एक दिन ऐसा आएगा जब फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स लता के सामने लाइन लगाकर खड़े होंगे और लता गाने रिजेक्ट करेंगी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लता मंगेशकर ने इसी समय पर मजदूर फिल्म के लिए एक गाना गाया था और यही गाना उनकी जिंदगी का पहला हिट गाना बना था। इसके बाद 1949 में आई मूवी महल जिसमें मधुबाला पर फिल्माया गया गाना आएगा आने वाला लता मंगेशकर ने गाया और वो छा गईं। और यही वो पहला गाना था जिसने सही मायनों में लता मंगेशकर को पहचान दिलवाई। 50 और 60 के दशक में लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक गाने गाए और हर बड़ी हीरोइन की वो आवाज बनी। लता मंगेशकर वो सिंगर बनी जिसने सही मायनों में ओल्ड इज गोल्ड वाले गाने दिए और बहुत ही कम समय में ऐसा नाम बनाया कि हर फिल्म मेकर्स उनका गाना अपनी फिल्म में लेना चाहता था। हीरोइन उनके गाने के बिना मूवी ही साइन नहीं करती थी। इसके बाद सिर्फ दशक बदले, ना तो लता मंगेशकर की आवाज बदली, ना उनके गानों की गिनती कम हुई और ना ही गानों की मधुरता बदली। लता मंगेशकर 60 के दशक में भी हिट रही। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। 70 के दशक में भी उनकी आवाज का जलवा रहा। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जी। और 80 के दशक में भी दूसरा कोई सिंगर लता मंगेशकर के आसपास भी नहीं था। उनसे मिले नजर के मेरे होश उड़ गए।
लता मंगेशकर हर बड़े एक्टर की पहली पसंद बन चुकी थीं। फिर चाहे राज कपूर रहे हों, जिसकी हर सुपरहिट मूवी के सुपरहिट सॉन्ग के पीछे एक ही आवाज होती थी और वो लता मंगेशकर की होती थी। राज कपूर की फिल्मों के यादगार गीत आज भी लोग सुनते हैं और लता मंगेशकर को भी याद करते हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मनोज कुमार, जिसे भरत कुमार के नाम से जाना जाता था, और उनकी फिल्मों की पहली पसंद भी लता मंगेशकर ही होती थीं। लग जा गले के फिर हंसी रात, और वो भी अपनी हर मूवी में लता मंगेशकर से ही गाना गवाते थे। तेरी धड़कन की आधी नौकरी वे मेरा लाखों का सावन जाए हाय। इसी तरह से दिलीप कुमार भी लता मंगेशकर के बड़े फैन रहे और लता के गानों के बिना वो मूवी ही साइन नहीं करते थे। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जा। राजेंद्र कुमार रहे हों या फिर देवानंद रहे हों, हर बड़े सुपरस्टार की पहली पसंद लता ही थी। राजेश खन्ना की हर सुपरहिट मूवी के गानों के पीछे लता मंगेशकर ही होती थीं और आज भी उनके गीतों के लिए लोग राजेश खन्ना को याद करते हैं। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने लता मंगेशकर हर बड़ी हीरोइन की आवाज बनी, फिर चाहे मधुबाला रही हों, जिन्हें आज भी लोग उनके गानों के लिए याद करते हैं। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। और उनके उन यादगार गानों के पीछे हमेशा लता मंगेशकर की ही आवाज रही। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। नूतन रही हो, जिसके लिए लता ने ऐसे ऐसे गाने गाए कि वो अमर हो गए। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं। आंचल तो बिछाने दे साथी, तनुजा रही हो, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। हम आशा पारेख रही हो, आजा राजा बंगले के पीछे, तेरी मेरी के नीचे, हरे पिया हरे। वाहिदा रहमान रही हो, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का शर्मिला टैगोर रही हो, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना। वैजंती माला रही हो। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। सायरा बानो रही हो, इतनी थी बस खबर के मेरे होश उड़ गए। या फिर नरगिस रही हो। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के। जिसके लिए लता मंगेशकर के गाए हुए गाने कोई नहीं भूल सकता। आजा सनम मधुर चांदनी में, हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाए। मतलब उस समय पर हीरोइन दर्जनों थीं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी सभी की आवाज सिर्फ एक थी और वो थी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत भी गाए, लेकिन उनका गाया हुआ ए मेरे वतन के लोगों आज भी अमर गीत बना हुआ है। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर। इस गाने से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा चर्चित रहा। ये गाना 1962 में रिलीज हुआ था। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो कई भारतीय जवान शहीद हो गए और लता मंगेशकर ने 1963 में उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए स्टेडियम में खड़े होकर ये गीत गाया था और उन्हें सुनकर लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए और खुद देश के उस समय के प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी फूट फूट कर रोने लगे थे। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। लता मंगेशकर ने हर दशक में अपना जलवा दिखाया और हर बड़े सिंगर्स के साथ गाने गाए। मतलब लता 60 और 70 के दशक में किशोर कुमार, मुकेश और मोहम्मद रफी के साथ गाने गा रही थीं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभा। फिर
80 और 90 के दशक में कुमार सानू, सोनू निगम और उदित नारायण के साथ भी उन्होंने गाने गाए। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार। और बड़ी बात ये थी कि जहां मेल सिंगर्स रिटायर हो रहे थे, उन्हें काम मिलना कम होने लगा था, तो वहीं लता मंगेशकर आज भी टिकी हुई थीं और उनके अलावा किसी दूसरी फीमेल सिंगर का टिक पाना भी मुश्किल हो रहा था। और यही बातें धीरे धीरे लोगों को खटकने भी लगी थीं। लोगों को लगने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर मेल सिंगर के कंपटीशन में नए नए सिंगर आ रहे हैं, अच्छे गाने भी गा रहे हैं, लेकिन फीमेल सिंगर में पिछले 40 सालों से एक ही नाम टॉप पर है और वो है लता मंगेशकर। क्या दूसरी कोई अच्छी सिंगर सच में देश में नहीं है या फिर उन्हें आगे ही नहीं आने दिया जा रहा? समय बदल रहा था, अब गाने मन को सुकून पहुंचाने वाले कम और आंखें सेंकने वाले ज्यादा होने लगे थे। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे और भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सता। जो सिंगर कभी दिल को छू लेने वाले क्लासिकल गाने गा चुकी थीं, अब वो नग्नता और फुहड़ता दिखने वाले गाने भी गा रही थीं। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। और उन रोमांटिक गानों की भी आवाज बन रही थीं जो सच में देखते देखते लोगों का मूड बन जाता है। लेकिन इन गानों के पीछे लता जी की आवाज है, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता था। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए लोगों को ये बात भी बुरी लगती थी कि लता को ऐसे गाने गाने की जरूरत क्या है, वो साफ सुथरे गाने क्यों नहीं गाती, और ये प्यार की चाशनी में डूबे हुए गाने वो आखिर गा ही क्यों रही हैं। जानम I love you रामी। लेकिन लता मंगेशकर फिर भी नहीं रुकी और वो लगातार गाने गाती रहीं और श्रीदेवी से लेकर करीना कपूर तक के गाने लता मंगेशकर ने ही गाए। और ना सिर्फ बॉलीवुड की बल्कि देश की सबसे बड़ी सिंगर होने के उन्होंने खिताब भी जीते। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे और उन्होंने अपना नाम इतना बड़ा बनाया कि उन्हें स्वर कोकिला, राष्ट्र की आवाज, क्वीन ऑफ मेलोडी, भारत कोकिला, वॉइस ऑफ द मिलेनियम और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जैसे नामों से सम्मानित किया गया। और शायद ही कोई दूसरी महिला भारत में होगी जिसे एक सिंगर के तौर पर इतनी पहचान और इतना मान सम्मान मिला हो। लेकिन क्या लता मंगेशकर सच में लीजेंड थी? क्या सच में लगभग 6 दशक तक उनके अलावा दूसरी कोई सिंगर उनके लेवल की नहीं हुई, या फिर लता जी के टॉप पर बने रहने के पीछे भी कुछ कड़वे सच थे? तो अब हम बात करेंगे लता जी की पर्सनल लाइफ की और जानेंगे उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से। ये मंजिलें हैं कौन सी, ना हो समझ सके ना हम। लता मंगेशकर का पूरा बचपन अपने भाई बहनों के पालन पोषण में निकल गया। वो अपने परिवार को संभालने में इतनी बिजी हो गई थीं कि वो कब जवान हुई और उनकी जवानी कब निकलने लगी उन्हें खुद भी पता नहीं चला। उनके ऊपर अपने परिवार का बोझ था जिसके आगे उन्होंने खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन। अब ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में कभी कोई नहीं आया या उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ। सबसे पहले सी रामचंद्र नाम के एक संगीतकार ने लता मंगेशकर को शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन लता मंगेशकर ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि लता मंगेशकर खुद भी सी रामचंद्र को पसंद करती थीं, लेकिन इसी समय पर उनके गाने रिकॉर्ड करने वाला एक आदमी लता मंगेशकर और सी रामचंद्र के रिश्ते को लेकर बातें फैला रहा था। लता जी ने सी रामचंद्र से उस आदमी को हटाने के लिए कहा, लेकिन शायद श्री रामचंद्र उसे हटाना नहीं चाहते थे। बस इसी बात पर लता मंगेशकर श्री रामचंद्र से खफा हो गईं और इसके बाद लता मंगेशकर ने उनसे दूरी ही बना ली। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुना। इसके बाद लता मंगेशकर का नाम जुड़ा था भूपेन हजारिका से और इसका खुलासा खुद भूपेन हजारिका की पत्नी ने किया था। उन्होंने 2012 में दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पति का लता मंगेशकर के साथ अफेयर था और इसी कारण उनका पति से झगड़ा भी होने लगा था। हालांकि एक तो ये बात तब सामने आई जब हजारिका की मौत हो चुकी थी और लता भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए किसी ने भी इस बात को उतना तवज्जो नहीं दिया और हर किसी ने इसे एक कोरी कल्पना कहकर टाल दिया था। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है।
लता मंगेशकर की लव लाइफ में तीसरा नाम आता है राजा राज डूंगरपुर का। वो एक शाही राजघराने से संबंधित थे और क्रिकेट में भी उनका बड़ा नाम था। कहा जाता है कि राज डूंगरपुर और लता मंगेशकर की प्रेम कहानी की खूब चर्चा हुई। दोनों की प्रेम कहानी की खबरें भी छपने लगीं, लेकिन राजा डूंगरपुर कभी शादी के लिए तैयार ही नहीं हुए। उनका परिवार राजशाही था और वो लता को कभी नहीं अपनाता, इसलिए उन्होंने लता से शादी के लिए मना कर दिया और लता मंगेशकर का भी शादी का सपना टूट गया। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ। हालांकि बड़ी बात यह भी रही कि कभी राजा डूंगरपुर ने भी शादी नहीं की और ना ही लता मंगेशकर ने, और दोनों पूरी उम्र कुंवारे रहे और शायद इसीलिए ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प बन गई। लता मंगेशकर की जिंदगी में चौथा नाम जुड़ा सलामत अली खान का, जो एक पाकिस्तानी संगीतकार थे। लता मंगेशकर को उनके गाने का अंदाज बहुत पसंद था और दोनों ने गुपचुप इश्क भी लड़ाया। हालांकि ये खबरें हमेशा पाकिस्तानी मीडिया में ही चली, भारत में इन्हें हमेशा अफवाह ही माना गया। और पाकिस्तान की खबरों को कितना सीरियस लिया जा सकता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ले जा वापस तो अपनी बारात मेरा, मैंने जाना नहीं जाना। तो अगर देखा जाए तो ये कहना भी सही होगा कि लता खुद कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ी और ना ही कभी शादी का ख्याल उनके दिमाग में आया। ये तो मीडिया और न्यूज वाले रहे जिन्होंने अपने मसाले के लिए लता की पर्सनल लाइफ को अलग अलग लोगों से जोड़ा। लता मंगेशकर ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के नाम कर दी और हमेशा उनके लिए ही जीती रही। लेकिन फिर उनकी सगी बहन आशा भोसले के साथ उनकी ऐसी क्या बिगड़ी कि उन्होंने लगभग 12 साल एक दूसरे से बात नहीं की। 12 साल तो हम मिले ही नहीं। तो हुआ ये था कि लता मंगेशकर ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के नाम कर दी थी और कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। वो आशा को बहुत प्यार करती थी, मतलब इतना ज्यादा प्यार करती थी कि जब वो बचपन में अपने साथ आशा को स्कूल लेकर गईं तो टीचर ने आशा भोसले को क्लास में बैठने से मना कर दिया, जिस पर लता मंगेशकर को इतना बुरा लगा कि उन्होंने अपनी बहन के लिए पढ़ाई ही छोड़ दी थी। उन्होंने जो बलिदान अपने परिवार के लिए दिया तो वो ये मानती थी कि उनकी छोटी बहन भी परिवार को चलाने में उनका साथ देगी। लेकिन आशा भोसले ने ऐसा नहीं किया और जैसे ही आशा 16 साल की हुई तो उसने 31 साल के गणपत भोसले से भागकर शादी कर ली और आशा मंगेशकर से आशा भोसले बन गई। रात अकेली है, बुझ गए। जबकि उसने एक बार भी अपने छोटे भाई बहनों के बारे में नहीं सोचा, कभी उस माँ के समान लता मंगेशकर के बारे में नहीं सोचा जिसने अपना सब कुछ इनकी परवरिश के लिए कुर्बान कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी लता मंगेशकर लगातार उनसे मिलने की कोशिश करती रही, लेकिन उनके पति गणपत राव लता मंगेशकर को आशा से मिलने ही नहीं देते थे। और जब आशा अपने पति का विरोध करने लगी तो धीरे धीरे दोनों में लड़ाई झगड़े भी होने लगे। आशा के पति उनके साथ मारपीट करने लगे और फिर हालात ऐसे बिगड़े कि दोनों कुछ ही समय के बाद अलग अलग हो गए। लता मंगेशकर को लगा कि शायद अब आशा भोसले वापस अपने परिवार के पास लौट आएगी, लेकिन आशा भोसले ने ऐसा नहीं किया। उल्टा आर.डी. बर्मन से दूसरी शादी कर ली और परिवार को हमेशा के लिए भुला दिया। ये बात लता मंगेशकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने आशा से सारे रिश्ते खत्म कर लिए और लगभग 12 साल तक दोनों में बातचीत तक नहीं हुई। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखती थीं। लता मंगेशकर पर लोग इल्जाम लगाने लगे कि वो अपनी ही बहन आशा भोसले को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है और जिसके लिए लता मंगेशकर ही षड्यंत्र कर रही है। हालांकि ये सच नहीं था। आशा भोसले को ये समझने में ही कई साल लग गए कि उसे लता मंगेशकर बनने की जरूरत नहीं है, वो अपने अंदाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकती है। हालांकि समय के साथ साथ दोनों का मनमुटाव दूर हो गया और फिर म्यूजिक इंडस्ट्री पर दोनों बहनों ने राज किया। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। लेकिन जब दोनों बहनें एक हो गईं तो कंट्रोवर्सी कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ने लगी। ये बड़ी अजीब सी बात रही कि 1950 से 1990 तक 90% गानों पर फीमेल सिंगर्स में केवल 2 ही नाम थे, पहली लता मंगेशकर और दूसरी आशा भोसले। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां मेल सिंगर्स के नाम पर बॉलीवुड में हर 2-3 साल में एक नया सिंगर आ जाता है, उसे काम भी मिलता है, तो वहीं लता मंगेशकर आज भी एक लौती थी। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या
क्या सच में भारत में दूसरी कोई फीमेल सिंगर नहीं थी, और अगर थी भी तो उन्हें वो पहचान क्यों नहीं मिल पा रही थी। ये विवाद और भी ज्यादा तब बढ़ने लगा जब स्टारडस्ट मैगजीन में द मंगेशकर मोनोपोली नाम से एक आर्टिकल छपा, जिसमें यह दावा किया गया कि लता मंगेशकर दूसरी किसी सिंगर को टिकने ही नहीं देती और वो कई नई फीमेल सिंगर का करियर भी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती हैं, जिनमें सुमन कल्याणपुर, अनुराधा पौडवाल, वाणी जयराम और रूना लैला जैसी सिंगर्स का नाम था, जिन्हें मंगेशकर बहनों ने कभी स्टार बनने ही नहीं दिया। किसने बंसी बजाई आधी रात को। लोगों ने यह भी दावा किया कि अगर कोई दूसरी किसी सिंगर से अपनी फिल्म में गाना गवा भी लेता है तो फिर मंगेशकर बहनें उनकी किसी भी फिल्म में गाना गाने से मना कर देती हैं, तो कोई भी उनसे बुराई नहीं करना चाहता, इसीलिए दूसरी कोई सिंगर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। हालांकि जब लता मंगेशकर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उनके पास इतना काम होता है कि उन्हें छोड़ना पड़ता है। हमारे पास उस वक्त इतना काम था कि हम छोड़ रहे थे। लता मंगेशकर से जुड़े कुछ ऐसे किस्से भी रहे जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जैसे लता मंगेशकर ही वो पहली सिंगर रहीं जिसने सिंगर्स को दी जाने वाली रॉयल्टी की शुरुआत की। पहले गाना गाने के बाद सिंगर का उस गाने से अधिकार खत्म हो जाता था। गाने बेचे तो सिंगर के नाम पर जाते थे, जिंदगी भर लोग उससे पैसे भी कमाते थे, लेकिन सिंगर्स को अपना ही गाया हुआ गाना कहीं पर परफॉर्म करने की अनुमति भी नहीं होती थी। लता मंगेशकर ने मांग की कि अगर गाना सुपरहिट हो रहा है और सालों साल चल रहा है तो उससे होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा रॉयल्टी के नाम पर सिंगर्स को भी मिलना चाहिए। ये मंजिलें हैं कौन सी ना हो समझ सके ना। लेकिन इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। फिल्म मेकर्स तो दूर की बात है, कुछ सिंगर्स भी लता का साथ नहीं दे रहे थे। मोहम्मद रफ़ी ने साफ मना कर दिया था कि प्रोड्यूसर्स जो फीस हमें दे देता है सिंगर्स को उसी से खुश रहना चाहिए, लेकिन लता मंगेशकर अड़ी रहीं और उस समय राज कपूर की मूवीज के गाने बड़े सुपरहिट होते थे, तो लता ने उनसे भी रॉयल्टी मांगी, लेकिन राज कपूर ने कह दिया कि मैं यहाँ बिजनेस करने आया हूँ, मैं रॉयल्टी नहीं दूंगा। जिस पर लता मंगेशकर ने राज कपूर से कहा था कि आप अगर यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी यहाँ रानीबाग में घूमने नहीं आई। मैंने उनको कहा कि मुझे आप रॉयल्टी दीजिए। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी हम देते नहीं। मैंने कहा आप नहीं देते तो मैं भी नहीं गाऊंगी। तो राज साहब को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ये अजीब बात है, आप समझते हैं कि मैं बिजनेस करने आया हूँ। मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि मैं रानी का बाग में घूमने आई। और इसके बाद सिंगर्स को रॉयल्टी मिलना शुरू हुआ था। इसी तरह से 70 के दशक में मराठी सिनेमा भी जोर पकड़ रहा था और लता जी मराठी में खूब गाने भी गा रही थीं। इसी समय पर एक मराठी मूवी आई राम राम पाहुना, जो इतनी बड़ी हिट हुई कि इसे बेस्ट सिंगर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक के कई अवार्ड मिले। बेस्ट सिंगर का अवार्ड तो लता मंगेशकर को मिल गया और वो अवार्ड लेकर बैठ गईं। लेकिन जब बेस्ट म्यूजिक अवार्ड की घोषणा हुई तो लोगों ने पहली बार एक नया नाम सुना। ये अवार्ड आनंद घन को मिलना था, जो कुछ समय से म्यूजिक कंपोज कर रहे थे और मराठी सिनेमा में बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस अवार्ड को लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा। बार बार नाम अनाउंस होता रहा, लेकिन इस नाम का कोई मौजूद ही नहीं था। और उस दिन लोगों को पता चला कि आनंद घन कोई और नहीं बल्कि लता मंगेशकर जी ही थीं, जो अपना नाम बदलकर म्यूजिक कंपोज कर रही थीं। दिया जले जहाँ जले नैनो तले धुआं चले 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो बीसीसीआई के पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि हर खिलाड़ी को जीत के तौर पर कुछ पैसे दिए जाएं। जब बीसीसीआई ने लता मंगेशकर से विनती की तो फिर लता मंगेशकर ने एक लाइव कॉन्सर्ट किया और इसे देखने इतनी भीड़ लगी कि इसके टिकट बेचकर ही बीसीसीआई ने लगभग 20 लाख रुपए कमा लिए और हर टीम मेंबर को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। मतलब क्रिकेट बोर्ड की इज्जत लता मंगेशकर ने एक लाइव शो करके बचा ली थी। भारत विश्व विजेता अपना भारत विश्व विजेता।
लता मंगेशकर से जुड़ा सबसे हैरान करने वाला किस्सा तब सामने आया जब एक बार अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और वह बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थीं। तब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और तब डॉक्टर्स ने खुलासा किया कि उन्हें पिछले कई दिनों से धीमा जहर दिया जा रहा था। मतलब कोई उन्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा जहर उनके खाने के साथ दे रहा था। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उनका ही रसोइया जो लता मंगेशकर का खाना बनाता था वो कई दिनों से उन्हें खाने में जहर मिलाकर दे रहा था। और जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ी तो वो भाग गया। न तो उसे कभी पकड़ा जा सका और ना ही कभी ये खुलासा हो पाया कि उन्हें वो जहर क्यों और किसके कहने पर दे रहा था। लेकिन लता जी की हालत ऐसी बिगड़ी कि वो 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं। हालांकि इसके बाद भी वो दोबारा से ठीक हुई और इसके बाद उनका दूसरा दौर शुरू हुआ। लता मंगेशकर एकमात्र सिंगर रहीं जिसने लगभग 36 भाषाओं में लगभग 50,000 गाने गाए और जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। लोग उन्हें मां सरस्वती का अवतार मानते थे। कभी उनका डिक्शन इधर से उधर नहीं देखेंगे। वो ऑडियंस के दिल पर निशाना एक लोग लगाना चाहते थे जो पिक्चर बनाने वाले थे, और उसमें इस अच्छी आर्टिस्ट की खूबसूरत हसीन आवाज़ वो जाके दिल में पैवस्त हो गई। कुछ डायरेक्टर्स तो ऐसे थे कि उनकी शर्त होती थी कि अगर लता मंगेशकर गाना गाएंगी तो ही मैं फिल्म करूंगा। वो पहली भारतीय गायक थीं जिसने रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में लाइव शो किया था। इससे पहले इंडिया के सिंगर सिर्फ छोटे मोटे मंचों पर ही गाना गाते थे, लेकिन लता जी ने वो किया जो इससे पहले ना कभी किसी ने किया था और ना इसके बाद कभी कोई कर पाया। लता जी को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया गया और यही नहीं, उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उन्हें कई अवार्ड्स मिले और 90s का दशक आते आते लता मंगेशकर ने अवार्ड लेना ही बंद कर दिया था। उनका कहना था कि ये अवार्ड अब नए सिंगर्स को दिए जाने चाहिए। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डालेदा। बड़ी बात यह थी कि इतना मान सम्मान, बड़ा नाम कमाने के बाद भी लता मंगेशकर ने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा सरल और सहज रहीं और इतनी सफलता किसी इंसान को मिल जाए तो वो पागल ही हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जहां हर दूसरा सिंगर लता मंगेशकर जैसा बनना चाहता था, हर कोई उनकी परछाई भी बन जाए तो खुद को खुदकिस्मत समझता था। लेकिन लता मंगेशकर खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं थीं और जब एक बार उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर दोबारा जन्म मिला तो आप क्या बनना चाहोगी, तो उनका जवाब ये था, ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। नहीं, ये लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो, मतलब जो इंसान बाहर से इतना खुश से चेहरे पर मुस्कान लिए घूमता रहता था, वो अंदर ही अंदर किस दर्द से गुजर रही होंगी, इसका अंदाजा उनकी बातों से लगाया जा सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दुख अपने मन के भीतर ही रखा, अपनी पीड़ा कभी किसी के सामने प्रकट नहीं की। अंतिम दिनों में लता मंगेशकर ने गाने गाना छोड़ दिया था। उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और धीरे धीरे उनकी तबीयत जरूरत से ज्यादा बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अस्पताल में ही जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हो गया और इस तरह भारत की स्वर कोकिला इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। लता मंगेशकर जी तो चली गईं, लेकिन उनकी आवाज अमर हो चुकी है, उनका नाम अमर हो चुका है और अपने गीतों से वो हमेशा लोगों के बीच में जिंदा रहेंगी। तो ये थी स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी की कहानी। जिंदगी और कुछ भी नहीं